विपक्ष सरकार की ओर से किए जा रहे कामों को किस नजरिए से देखता है, इन तमाम चीजों पर आज बातचीत होगी और चर्चा होगी। फरीदाबाद में खबरें अभी तक के इस मंच से, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मुमताज खान, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया दीपशिखा आपका, और आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। खबरें अभी तक की इस बेहद खास पेशकश में विजन 2024 लेकर हम आपके दरमियान मौजूद हैं। 2024 के हवाले से किस पार्टी की, किस नेता की, किस मास लीडर की क्या तैयारियां हैं, आवाम को लेकर क्या सोचते हैं, और क्या 2024 के इंतखाब में, चुनाव में जाने के लिए उनकी तैयारियां पूरी हैं, किस विजन के साथ वो लोग अब जनता के बीच जाएंगे, और जो लोग पहले से सरकार में हैं, जो लोग पहले से हुकूमतें संभाल रहे हैं, उनके पास जनता को यकीन दिलाने के लिए क्या है। तो मेरे पास एक बेहद खास पैनल मौजूद है मेरे साथ आज खबरें अभी तक के इस मंच पे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, सीमा जी, नीरज जी और मंदिर जी। सीमा जी, आपके जो मुखालिफ हैं, आपके जो सियासी विरोधी हैं, वो कहते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की, ये तो बस फीता काट सरकार है। सारा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया, मेहनत हमने की, रिसर्च वर्क हमने किया, तैयारी हमने की, आप आते हैं और फीता काट के बस जनता के बीच वाहवाही बटोर कर निकल जाते हैं। मेरे को लगता है कि 8.5 साल में ये डायलॉग तो उनको भूल जाना चाहिए कम से कम, कि अगर आज भी हम 8 साल 9 साल पहले के फीते काट रहे हैं तो काम की गति तो उनके हिसाब से जो वो बोल रहे हैं, मैं कहती हूँ कि बहुत धीमी है इसका मतलब। पर अपनी मानसिकता को लेते हुए जनता के प्रति अपना नज़रिया बनाने के लिए कोई व्यक्ति कोई भी डायलॉग दे सकता है, और जनता जानती है कि किसने क्या काम किया है। जनधन योजना भी शायद पिछली सरकार की थी, शायद पिछली हरियाणा की सरकार ने तय किया था कि हरियाणा में गरीबी रेखा 1,20,000 से बढ़ा के 1,80,000 कर दी जाएगी। ये भी फीता पिछली सरकार का था जो हमने काटा, कि हमने कहा पारदर्शी और समदर्शी हम सरकार देंगे, जिसके तहत हमने सारी ट्रांसफर पॉलिसीज ऑनलाइन कर दी। अगर हम इनका करते हैं तो, अगर हम इन्हीं के फीते काट रहे हैं तो ये इन्हीं योजनाओं के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं? ठीक है नीरज जी, इत्तेफाक नहीं रखती जाहिर सी बात है हुकूमत आपकी बातों से, और ये होता ही है, यही सियासत का सबसे अहम हिस्सा है कि आप एक दूसरे की बातों से सहमत हो नहीं सकते जल्दी से, कि अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा मामला ना हो जो सीधे सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ा हो। आप कांग्रेस की कमान संभाल रहे यहाँ इस इलाके में मौजूदा विधायक हैं, क्या वाकई ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ क्रेडिट लेने वाली सरकार है? देखिए, हम तो चाहेंगे, सीमा हमारी बड़ी बहन है, सीमा जी कहना चाहिए, नाम निकल गया, वास्तव में ये क्रेडिट लें, पर क्रेडिट उस चीज का ले जो कर पाए। स्टेडियम है हमारा नाहर सिंह स्टेडियम, बेबसी के आंसू रो रहा है, शायद 8.5 साल की ही देन है। बात समदर्शी पारदर्शी की करी, पहले कसम से आदमी सुबह उठता था ये सोचता था कि आज ताजी सब्जी खानी है और ताजा बच्चों को दूध देना है, समय भी होता था और बुजुर्ग टहलने के बहाने डेयरी पे या सब्जी मंडी जाते थे। आज हर घर का एक आदमी सुबह थैला उठाता है, या तो वो सीएससी सेंटर में मिलता है, या वो प्रॉपर्टी आईडी के लिए नगर निगम के धक्के खा रहा होता है, या जिस बुजुर्ग की पेंशन कट गई है पेंशन जुड़वाने के लिए धक्के खा रहा होता है, या जिसका राशन कट गया है वो राशन जुड़वाने के लिए परेशानी की तरफ जा रहा होता है। ये आज की समदर्शी पारदर्शी डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, आप कुछ भी नाम दे दीजिए उसको, कोई घर ऐसा नहीं होगा आपके यहाँ जितने आदमी बैठे हैं सामने, सब कोई कांग्रेस के नहीं होंगे, कोई बीजेपी के नहीं होंगे, कोई जेजेपी के नहीं होंगे। स्वयं आपका भी एक परिवार होगा हरियाणा में, आपके अड़ोस में एक घर होगा, आपके पड़ोस में एक घर होगा, जिस फ्लैट में आप रहते होंगे वहाँ 10-20 आदमी ऊपर रहते होंगे, 10-20 आदमी नीचे रहते होंगे। जैसे एक दिनचर्या बन गई थी पहले कि डेली सुबह दूध लाना है, डेली सुबह सब्जी लानी है, आज की तारीख में हरियाणा का जन जन बच्चा भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी आईडी, सीएससी सेंटर, कटी हुई पेंशन, प्रॉपर्टी आईडी में गलत एड्रेस, राशन कटने की समस्या आपको बाहर धक्के खाता हुआ ही मिलेगा। इस
45-46 डिग्री टेम्परेचर में घर में शांति से वो नहीं मिल सकता। हालात तो आज की ये है। अब पता नहीं बहन जी इससे इत्तेफाक रखेंगी या नहीं रखेंगी, दिल से तो रखेंगी, पर देखो मजबूरी है, गीत तो इनको गाने ही है। विधानसभा में भी होता है कि जब चाहे हमारा बजट अभिभाषण हो या राज्यपाल जी के अभिभाषण पे बोलना हो, तो शुरुआत बहुत अच्छे से होती है, मनोरी बजट, मनोरथ पूर्ण बजट, और जब एंड में आते आते बात आती है ना, मेरी विधानसभा में ये, हम सब साथी चीखते अब डिमांड मत करना जी। लेकिन अभी भी हिम्मत और हौसले की तो दाद देते हैं हम सीमा जी की। कांग्रेस से आप दो दिग्गज टक्कर ले रहे हैं सीमा जी से, देखते हैं उनके पास कितनी दलीलें हैं। मन सिंह जी आपके पास आते हैं, नीरज शर्मा जी को, मान सिंह जी को, मनदीप जी को, आपको सबको, कांग्रेस को, आला कमान को, ये क्यों लगता है कि विजन 2024 जो खबरें अभी तक एक बड़ा सवाल लेकर आप सबके बीच आया है, आपको क्यों लगता है कि अवाम, हरियाणा की जनता आपको भारतीय जनता पार्टी पर तरजीह दे, इस बार आपको वो हक दे कि आपके सर पर ताज सजाया जाए हुकूमत का? देखिए, जिन ड्रामों से, जिन झूठ से और जिन ढकोसलों से इन्होंने जो सरकार तैयार की थी, आज पूरे देश के सामने सरकार की और इनके ड्रामों की पोल खुल चुकी है। आज देश के हर बच्चे को पता चल गया है कि कितने बड़े बड़े जाति बिरादरी के नाम पे ड्रामे हुए, फूट डाली गई है, कितने और भी मैं क्या कहूँ, अभी कृष्णपाल जी बैठे थे, बहुत कुछ कह रहे थे। मुझे तो सच में उनकी बातों पे हंसी और आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जिसका कोई तुक ही नहीं। सबसे पहला सवाल था उनके पास नोटबंदी का, जबकि आप लोगों ने पूछा था कि भाई 2000 के नोट क्यों एकदम बंद कर दिए, उन्होंने कहा बंद नहीं, उसमें लाए रेगुलेशन में। तो ये नहीं बता पाए कि क्या वजह थी, क्यों उन्होंने 2000 के बंद करे और क्यों 2000 के लेके आए। क्योंकि 2000 के नोट लाने से कहते थे कि 100-200 छोटे नोट रखो, पहले इनकी कहावत थी कि छोटे नोट रखेंगे तो ज्यादा पैसों को आदमी छुपा नहीं पाएगा। इन्होंने नोट की भी बढ़ा दी, फिर बाद में अब जब इनको मजबूरी में इनको बंद करने पड़ रहे हैं, वो मजबूरी भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जब बंद करने पड़ रहे हैं तो अब ये बहाना बना रहे हैं कि हमको सर्कुलेशन में मनी लानी थी, एकदम इतनी पैसे हम कैसे इकट्ठा सर्कुलेशन में लाते कि धीरे धीरे कम करवाते। तो इन्होंने पहले साल काफी नोट छपवाए, दूसरे साल भी काफी नोट छपवाए, तीसरे साल भी नोट छपवाए, फिर बाकी 3 साल नोट क्यों नहीं छपवाए? क्या वजह रही थी जो 3 साल नोट नहीं छपे? क्योंकि इनको पता चल चुका था कि जो नोट छपे हैं गलत छपे हैं और इसका परिणाम इनको आगे बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। लेकिन लगातार जब अगर जो इनको यह भी पता चल गया था कि नोटों के साथ चोरी हो रही है या जाली नोट छप चुके हैं, इस वजह से इन्होंने 3 साल से नोट छापने रोके थे, तो जब चोरी की इनको 3 साल पहले पता चल गई थी, तभी से सर्कुलेशन में क्यों नहीं लाए? ठीक है, आपके ये इल्जाम भी रखे उसके बाद मैं अभी आएंगे, फिर से आएंगे आपके पास मंदिर जी। हम सीमा जी, एक महिला होने के नाते आपने अपने इलाके में महिलाओं की दर्द को, उनकी तकलीफों को बहुत हद तक समझाया। आप काफी मारूफ है, काफी मशहूर भी हैं अपने इलाके में। एक मेरा बहुत बहुत अहम सवाल है आपसे, आपको क्या पूरी दुनिया को मालूम है कि कुछ महिला खिलाड़ी, महिला पहलवान जंतर मंतर पर पिछले तकरीबन 29 दिनों से डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर? उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, चलिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बृजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज हो गई, लेकिन वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं चूक हो रही है उनकी आवाज सुनने में, या उनकी आवाज अभी तक भी पहुंच नहीं रही है 1 महीने में भी सरकार तक? मैं इस विषय में कहना चाहती हूँ कि कोई भी बेटी इस देश की नहीं, भारत की सरजमी पे विदेश की भी कोई बेटी हो, हम उसके लिए भी उतने संवेदनशील हैं। जब मैं हम बोलती हूँ तो हम में हम सारे भारतीय आते हैं, क्योंकि हमारी परंपराएं, संस्कार ऐसे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, जो हमारी जंतर मंतर पर बहनें बैठी हुई हैं, हम उनके दर्द में उनके साथ हैं। मैं खुद एक महिला हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ। मेरा एक छोटी सी बात जो मेरे को लगती है, मैं ये कहती हूँ कि हमारे बड़ों ने एक कहावत दी थी हमें, when money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. And when character is lost, everything is lost. ये
किसी व्यक्ति विशेष या लिंग विशेष के लिए नहीं कहा जा रहा, ना पुरुष के लिए, ना महिला के लिए, ना वहां बैठे हुए लोगों के लिए, ना जिनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा उनके लिए, क्योंकि लोकोक्तियां सर्व समाज के लिए बनाई जाती हैं। मैं कहती हूं कि बेटियों को जब आगे बढ़ना होता है किसी भी क्षेत्र में, बेटियों के लिए निश्चित रूप से भाइयों से अधिक चैलेंज होते हैं, लेकिन कोई भी चैलेंज हमारे चरित्र से बड़ा नहीं है कि कोई चैलेंज को, कोई गोल को अचीव करने के लिए कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा दुशासन क्यों ना हो, वो चीर हरण करता रहे और हम 12 साल तक चीर हरण होने दें। मेरा पूरा लाइन कंप्लीट हो जाए। मैं ये कहती हूं कि उन 12 वर्षों में अगर मुझे कोई गोल अचीव करना है, आज मैं भी राजनीति के क्षेत्र में हूं, भगवान ना करे कि कोई व्यवस्था, कोई मुसीबत किसी भी बेटी के आगे आ सकती है, तो ये तो उस बच्चे को भी तय करना है कि मेरे को गोल पे जाना है या मेरे को इस दुशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी है। आपकी बात ठीक है मैम, लेकिन हम उम्र के हर पड़ाव में उतने मैच्योर, उतने समझदार नहीं होते, और ना ही हमारा हौसला उतना बुलंद होता है कि अगर हमारे साथ कोई गलत हो रहा है, वो भी एक नामवर शख्सियत समाज की, तो हम आगे आए और उसके खिलाफ खुलकर बोलने लग जाएं। एक पर्टिकुलर एज के बाद भी समझदारी आती है, डर भी निकलता है। और उन पहलवानों ने, देश की उन बेटियों ने जिन्होंने बार बार फख्र महसूस करवाया हमें, उन्होंने ये बात बोली है कि हम खौफजदा भी थे कहीं ना कहीं, लेकिन अब सही। आप कह रही हैं 12 साल का अरसा क्यों लिया उन्होंने कंप्लेंट करने में, अब सही तो अब सुनवाई क्यों नहीं हो सकती? मैं ये नहीं कह रही कंप्लेन करने में क्यों लिया, मैं तो ये आवाज उठाने में। नहीं, आवाज उठाने में नहीं, 12 साल इस घिनौने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों किया, मेरा प्रश्न ये है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूं, मैं हूं उन बेटियों के साथ, और यदि वो व्यक्ति गलत साबित होता है तो भारत के संविधान के अनुसार जो उसकी सजा मिलती है, बनती है, वो होनी चाहिए। इसके साथ आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि हर उम्र के साथ हौसला बढ़ता है। हौसला मैंने 80 साल की महिलाओं का गिरते देखा है और 8 साल की बेटी का हौसला भी देखा है। अगर हौसला हमारे में नहीं है, इसीलिए परमात्मा ने एक मां नाम का जीवित भगवान की बख्शीश दी है, एक गुरु जिसे हम बोलते हैं, वो भी हमारे पास बख्शीश है। और तीसरी बात, दिमाग बाद में काम करता है, जिसके पास जिस्म की ताकत होती है उसका जिस्म दिमाग से भी मुस्तैद काम करता है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूं, ना मैं बृजभूषण जी पे इल्जाम लगा रही हूं और ना मैं इन बेटियों को ये कह रही हूं कि ये दोषी हैं। बेटियां निर्दोष हैं, लेकिन बात यह है, तो सीमा जी जांच होती रहेगी, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट पर ये पर्चा जो है, जो FIR है, वो लॉन्च हो गई है, उसकी छानबीन हो रही है। और जितने आपके डायलॉग्स बदलते जाएंगे कि पहले मेरे साथ नहीं हुआ, चंद लड़कियों के साथ, फिर 100 हो गई, फिर 1000 हो गई, फिर मैं खुद हो गई, वो मैं उनको आज भी गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी नहीं हूं किसी को गलत और सही ठहराने के लिए। वो काम न्याय का है, न्यायालयों का है, वो काम पुलिस का है। गोल्ड मेडल ब्रजभूषण शरण सिंह के मुताबिक 15 रुपए में मिल जाता है, ये सही है स्टेटमेंट में? देखिए, मान की तो कीमत ही नहीं होती है, वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या मिट्टी का हो, मान की और सम्मान की कभी कीमत नहीं होती है। और मैं ये सोचती हूँ कि कभी भी किसी के सम्मान की, और खास तौर से अगर आप मेडल्स की बात करते हैं, तो मेरे लिए मेडल पीछे है, बेटी जो है वो सबसे बड़ा अभिमान है हमारा। आप मजम्मत करती है, निंदा करती हैं ब्रजभूषण के इस बयान की? मैं किसी भी झूठ की निंदा करती हूँ। उन्होंने कहा गोल्ड मेडल 15 रुपए में मिल जाता है, आप इस बयान की मैं किसी भी झूठ की और गलत की निंदा करती हूँ। जी देखिए, अभी सीमा तिरखा जी ने, बहन जी ने कहा था अभी कि 12 साल से बेटियां क्यों चुप रही। देखो, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, हम जिस देश के वासी हैं वो भारत देश है, जहां पे पहले से ही बेटियों को बहुत कम आज़ादी मिली है। और क्योंकि देश हमारा ज़्यादातर गुलामी में रहा है, 900 साल की गुलामी के बाद सन 47 में आज़ाद में आया है। उसके बाद हमारी बेटियां धीरे धीरे बाहर आज़ादी में बाहर निकलना स्टार्ट किया, उनके माँ बापों की हिम्मत बढ़ी है। तो जब एक बच्ची वहां तक घर से कैसी भी झगड़ा करके पहुंचती है उस स्टेज तक, भाई आगे वो अपने जीवन का लक्ष्य टारगेट पूरा करना चाहती है, तो कहीं भी डर से, भय से, पहले भी कई आवाजें उठी थी जिनको निकाल दिया गया था, डर से और भय से चुप रही, दबी रही, और जहां उनकी आवाज उठाई दबाई गई। लेकिन अब इतनी अति हो चुकी थी
कि जो बेटियां खुद सहन नहीं कर पाई, क्योंकि कोई भी हमारे देश की बेटी अपने बारे में कभी भी अपने आप को जलील करना नहीं चाहेगी। ये नौबत इतनी यूं बढ़ गई क्योंकि अत्याचार इतना बढ़ता रहा। बीच में भी कई बयान आए कि भाई तीनों को उनका ड्राइवर बिठा के ले जाता था, जिनको आज ये कह रहे हैं उनके बारे में अभी कुछ नहीं पता, वो कैसा है, कौन चोर है, कौन सही है। देखो, ये तो अभी जांच स्टार्ट भी नहीं हुई, कितने दिन हो गए जांच को लेकर, जांच स्टार्ट भी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी हुई, ऑर्डर की तब भी अरेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि वो बेटियों से पैसा दे दो, वो दे दो, मेडल की 15 रुपए की है। 15 रुपए एक सम्मान की, एक किसी के भी सम्मान की कीमत आप 15 रुपए लगाते हो, तो वो तो बिल्कुल एक नालायकी वाली बात है। क्योंकि मैं कह सकता हूं, उस आदमी को आप कैसे सही साबित कर सकते हैं जिसके पास इतने केसों की लिस्ट है, चोरी की उसकी, डकैती की उसकी, मर्डर की उसकी। कम से कम 10 मिनट तो आज की जिस धारा में FIR हो रही है ना, आप अपने मन से बोलोगे 10 मिनट तक तो आप उसके FIR की धारा को नहीं बता सकते लोगों को, जितनी उन पर धाराएं लगी हुई हैं। तो इतना क्रिमिनल आदमी जिसका रिकॉर्ड ही पहले से क्रिमिनल हो चुका है, और एक देश के गौरव को और सम्मान को बढ़ाने वाली बेटी जब आवाज उठाती है तो वहां सरकार चुप रहती है। आपको नहीं पता इससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। आज हमारी बेटी ने देश का विदेशों में नाम रोशन किया है। आज जो कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसकी वजह से आपको नहीं पता कितने हमारे हरियाणा की बेटियों को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, जो आज लाइन में है। मंदिर जी, मैं फिर भी आपसे धन्यवाद करते हुए और अपने हरियाणा वालों से यही कहना चाह रहा हूं, जब भी ओलंपिक आएगा या कोई ऐसा खेल महाकुंभ आएगा जो आलमी सतह पर, वैश्विक सतह पर खेला जाता है, हम ब्रजभूषण जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि 15-15 रुपए में सारे गोल्ड मेडल हिंदुस्तान में ले आए और मेडल टैली में हम सबसे ऊपर आ जाए। इनके परिवार में से जवान जी खुद पहलवान रहे हैं। ठीक है नीरज जी, एक मिनट, इनके परिवार में से कोई मेडल लाया हो, इनका कोई चेला मेडल लाया हो, मंदिर जी, बनाया हो मैडम, ठीक है, आज जाहिर है नीरज जी, आपका भी वर्जन इस मामले पर ही हो। मंदिर जी, फिर आएंगे आपके पास, हम फिर आएंगे आपके पास, फिर से आएंगे मैडम। जाहिर है आपका भी यही ख्याल होगा। आपने बहन जी से सवाल किया, और इससे पहले मैं एक बात कहूँगा, बड़ा दुखद विषय है। जिस व्यक्ति ने मेरे और बहन जी के दोनों के आगे सत्य निष्ठा की शपथ ली, हमारे हरियाणा के अंदर संदीप सिंह, हमारे देहाती में कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। क्यों उस व्यक्ति ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट से मना कर दिया? अगर जो उसको लगता है कि उसने उस बेटी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाने देता, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो जाने देता, क्यों मना किया उसने? सवाल ये भी होना चाहिए हरियाणा की राजनीति के अंदर, सच को पीछे लाने के लिए मंत्री संदीप सिंह अपनी सीट को क्यों नहीं छोड़ रहे? जब सरकार को ये लगता है कि उसने कुछ गड़बड़ की है, उसका मंत्रालय बदल दिया है, जबकि पीछे हमारा विधानसभा का सेशन था, उस सेशन के अंदर बहुत जोर शोर से आवाज उठी, कुछ दिन मंत्री संदीप सिंह हाउस के अंदर भी नहीं आए, फिर जबरदस्ती तानाशाह तरीके से आए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मैडम जी, आज ना इल्जामों की तुम बात ही ना करें। कारण क्या हो गया है, देश में जो सिस्टम चला पड़ा है, भाजपा में आओ दूधो नाओ पूतो फलो, ये ईडी सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग सबकी लॉन्ड्रिंग हो रही है। नीरज जी इस पे भी आएंगे, लेकिन डिफेंसिव और सिलेक्टिव तो आप और आपकी पार्टी भी खेलते हैं। यहाँ जंतर मंतर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंचे, तमाम बड़े चेहरे वहां पहुंचे। हालांकि सीमा मैम ये शिकायत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, नेताओं से, इस देश की जनता को, उन पहलवानों को, खुद को, उनके परिवारों को, कि आप लोग तो तसल्ली देने भी नहीं पहुंचे। लेकिन मैं अपना सवाल मुकम्मल कर लूं नीरज जी से, जब राम रहीम को पैरोल मिलती है, क्या आप उन्हें महिलाओं के मुखालिफ नहीं मानते? किसका मैडम जी? जब राम रहीम को पैरोल पर बाहर लाया जाता है, उसके बाद अपने वो एल्बम्स भी बनाते हैं, अपने कई गाने भी लॉन्च करते हैं, उन्हें भी तो महिलाओं का विरोधी माना जाता है। तब तो बहुत खुलकर, बहुत मुखर होकर कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता, सिर्फ इसलिए कि उनके पीछे बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो नाराज हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। शायद आपने हमारे नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट, हमारी प्रेस स्टेटमेंट नहीं पढ़ी हैं, नहीं देखी हैं। जब भी राम रहीम को इस तरीके से पैरोल दिए चुनावों के समय, खास तौर से कांग्रेस पार्टी ने हर समय उसका विरोध किया है। किसने किया है सर?
मैडम मेरा ही अकाउंट चेक कर लेना, बाकी तो मैं दूसरे की बात देखिए बात नहीं मैडम, करूं। राम रहीम का जब खुलासा हुआ था वो बीजेपी के टाइम में हुआ था, कांग्रेस को जब तक पता नहीं था, लेकिन हमने फिर भी, हमारे लोगों ने फिर भी जगह जगह इसका प्रदर्शन किया था। और मैंने खुद ने बयान दिया था कि भाई बहुत गलत हुआ है, और जो बात है हमारी इन बहन बेटियों के साथ जो भी, और जो आदमी निपुंसक बनाए, बहुत बड़ा अत्याचार है। इसकी वजह से पूरे साधु संतों पे उंगलियां उठ रही हैं। ठीक है। सीमा जी, आपकी बात ठीक है कि अगर वो कसूरवार होते हैं, अगर आपने बोला कसूरवार साबित होते हैं, तो सब लोग उनकी मजम्मत करेंगे, निंदा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो बेटियां 100% सच बोल रही हों। क्या आप लोगों में से किसी को भी इतना नहीं बना कि जाकर उन्हें कम से कम तसल्ली दे दें, ये कह दें कि आप जो कह रहे हो अगर वो सच निकला तो हम आपके साथ हैं? मैं आपके इस मंच को माध्यम बना करके ईमानदारी के साथ ये बात रखना चाहती हूँ कि हम सभी उन बेटियों के साथ हैं, बशर्ते कि कानूनी कार्रवाई की रिपोर्ट पूरी आ जाए। दूसरी बात, क्योंकि जब तक कोई चीज़ साबित ना हो जाए तब तक किसी को कल्प्रिट कहना भी, गुनाहगार कहना भी गलत हो जाता है। दूसरी बात, आपने अभी कहा कि वहां नहीं पहुंचे। देखिए, बेटियों की अस्मिता को ओढ़कर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है। कि जब बेटियों के साथ वहां पे जितनी सुरक्षा दी गई है, वो कौन सी सरकार दे रही है, इतनी पुलिस फोर्स कर रही है, वो कौन उनकी मदद कर रहा है? जो लोग वहां जा करके खुले नाम आ रहे हैं, हर मंच से नाम आ रहे हैं। मैम, मेरे सवाल का जवाब भी नहीं है मैम। नहीं, मैं इस चीज को पहले धक्के दे के पहले पिटाई करके फिर सुरक्षा देने का काम मानती हूँ, मैं इस चीज को मानती हूँ। देख रहा है मैडम, पहले धक्के दे के फिर सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। पहले महिलाओं के साथ धक्केबाजी हुई, आपको पता हो तो, उन सुरक्षा कर्मचारियों की तरफ से। मंदिर जी अपनी बात पूरी करने दें। मैं इस चीज को मानती हूं कि 12 साल का विषय आया ना, हरियाणा की सरकार को 8.5 साल हुए हैं और केंद्र की सरकार को 9 साल हुए हैं, तो 12 साल में 3 साल का समय बाकी है पीछे का। कहां थी आवाज, ये कहां थे ये लोग? हमें तो बोल दिया गया हम हितैषी नहीं है। जो उस समय के हितैषी थे, क्या उस समय वो लोग भी नहीं सुन रहे थे? बात तो ये है कि आज सबको हरियाणा में और देश में चुनाव दिखाई देता है, और बहुत सारे लोगों को आदत है कि दुपट्टे के पीछे जाके राजनीति करने की। यानी कि आपको और आपकी पार्टी को लगता है कि खिलाड़ियों के ये सीमा राजनीति हो रही है। ये सीमा त्रिखा का वर्जन है कि दुपट्टे के पीछे जाकर के जो लोग राजनीति कर रहे हैं, सीएम के सामने फेंके जा रहे हैं, दुपट्टे के पीछे नहीं जा रहे। लेकिन अब हमारी बहन बेटियों ने बिलाट छोड़ दिए, सीएम के सामने दुपट्टे फेंके जा रहे हैं। एक मिनट मंदिर जी, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए जी। बात तो की तो करें मैडम, यहाँ पर कि आपकी दुपट्टे के पीछे क्या हम कोई और क्या हम दुपट्टे के पीछे कोई बात नहीं, तो हिसाब नहीं करें मैम। कि पार्टी के लोगों को जो कुछ पता चल रहा है पहलवानों के प्रदर्शन, तो बात तरीके से कहे ना, दुपट्टे के पीछे कहने का क्या मतलब है? क्या हम कोई घूंघट में ना रही है? या मंदिर जी बात अपनी पूरी करने दो। हर व्यक्ति का अपना अल्फाज और अपना बात रखने का तरीका होता है। मैं निश्चित रूप से प्रथम पंक्ति में भी वहीं खड़ी हूँ और अंतिम पंक्ति में भी वहीं खड़ी हूँ कि हम सभी अपनी बेटियों के साथ हैं। वो बेटी किसी जाति, धर्म, कौम से आती हो, किसी देश से आती हो, भारत की सरजमीन पे जो भी बेटी है उसकी जिम्मेवारी हमारे पर सामूहिक रूप से। मैं बहन जी एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या संदीप सिंह जी को अपना ब्रेन मैपिंग टेस्ट, सच और झूठ का टेस्ट उस बिटिया के केस में करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? उस पर आपका क्या वर्जन है? मैं एक बात कहती हूँ, संदीप सिंह जी को भी आगे बढ़ना चाहिए। जो भी सच और झूठ है उसे समाज के सामने लाना चाहिए। दूसरी बात, नहीं उन्होंने तो मना कर दिया कोर्ट में, मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा। आपकी बात पर ही आ रही हूँ। कोई व्यक्ति विशेष अगर ब्रेन मैपिंग नहीं कराना चाहता, आज हम सारे जने यहाँ अभी बात कर रहे हैं, आप तो खाली हमारा वर्जन ले रहे हैं, हमारे विचार सुन रहे हैं। अब हम 3 लोग बोलने वाले हैं, लेकिन तीनों की उत्तेजना का लेवल अलग अलग है। इस टाइम अगर हमारी ब्रेन मैपिंग हो जाए तो हो सकता है हम में से किसी ने कुछ करा भी नहीं, और वो भी उसमें, क्योंकि हमारी हार्ट बीट का, हमारे बीपी का, हमारे एक एक चीज का असर आता है। और बहन बेटियों के बारे में जब आप एक औरत होकर ऐसे कह रही है तो हार्ट बीट तो बढ़ेगी बढ़ेगी। नीरज जी, आपको कुछ कहना है? नहीं, देखिए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जहां भी बेटियों की ऐसी विषय की बात आ रही है, सरकार घुमा फिरा के बात क्यों कर रही है? सबसे पहले संदीप सिंह जी का मुद्दा आया, उन्होंने सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा ली, कसम ली, हमारे और सीमा जी के आगे ली।
उनको ब्रेन मैपिंग करा लेनी चाहिए थी, सारे संशय खत्म हो जाते। जी, चलिए। या अपनी मंत्रालय छोड़ देना चाहिए था जिससे कि जांच निष्पक्ष हो। ठीक है। यही तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और अब मैं चाहूंगा कि हम वापस घूम के अपने कुछ फरीदाबाद के विकास जी, की जी। तरफ आए मैं- तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसी पर आ रही हूँ। अब विजन 2024 जिस टॉपिक के साथ हम यहाँ मौजूद हैं, उसमें वो तमाम मुद्दे भी आते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वक्त आगे बढ़ रहा है, 2023 खत्म होगा, फिर 2024 आगा, उस सब के बीच में क्या हो रहा है देश में, वो सब मायने रखता है। और देश की बेटियां जो आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके साथ क्या हो रहा है या उनके साथ किस तरह होना चाहिए, वो भी बहुत मायने रखता है। नीरज जी, मेरा बहुत अहम सवाल है, जिस विजन 2024 को लेकर हम चल रहे हैं, क्या उसमें डिजिटल इंडिया की वैल्यू नहीं है? आप पहले हाँ या ना में ये बताएं। मैडम, डिजिटल इंडिया की वैल्यू जरूर है। जब आपको ध्यान हो, यहाँ काफ़ी आपका स्टाफ बैठा है जो रेगुलर चंडीगढ़ रहता है, ये सरकार एक परिवार परेशान पत्र लेके आई जिसको पीपीपी का नाम दिया गया। इसको हमने दूसरा नाम भी दिया, पैरवी प्रणाम पैसा। मेरा विधानसभा में पहला प्रश्न था और आधा घंटा उस पर बहस हुई कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसकी कोई मान्यता नहीं है। अब डिजिटल इंडिया तो करें, पर डिजिटल इंडिया सोच समझ के और यहाँ के लोगों को पहले उसके अनुरूप बना के जब करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप डेली नए तजुर्बे करें, चाहे हमारी लक्ष्मी माता के संग करें, जैसे 2000 के नोट के साथ हुआ। शायद आप तो नहीं थे, पर आप जैसे बहुत से टीवी पे हम देखते थे, इस नोट के अंदर नैनो चिप है, इसके अंदर जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन आप तो इस सरकार को पोर्टल वाली सरकार भी कहते हैं, जबकि सरकार ने तो एक अच्छा काम किया। अगर किसानों की फसल खराब हुई है, वो अपना उसमें ब्यौरा डाल सकते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। पोर्टल को लेकर भी काफी मुखालफत की, आप लोगों ने पोर्टल वाली सरकार कहना शुरू कर दिया। अगर जो कोई अच्छी चीज है सरकार की, तो मिलकर स्वागत करना चाहिए उसका। विधानसभा में बहुत से मसौदे पास होते हैं, ठीक है, हम लोग आज बहुमत में नहीं है। ये लोग हाँ पक्ष की हाँ करते हैं, हम ना करते हैं। हाँ पक्ष की जीत होती है, पर बहुत से मसौदे ऐसे होते हैं जो सर्वसम्मति से भी पास होते हैं। जहां हमें लगता है कि ये जनता के हित में काम है, ये सकारात्मक काम है, विधानसभा का रिकॉर्ड बता देगा। स्पीकर साहब के यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कितने अध्यादेश, कितने मसौदे सर्वसम्मति से पास हुए हैं और कितने मतदान के जरिए हाँ पक्ष की वजह से पास हुए हैं। मैडम, पोर्टल लाने में कोई बुराई नहीं है। ऑनलाइन भी काम होना चाहिए, ऑफलाइन भी काम होना चाहिए। जब तक हमारा एक एक जमींदार का बच्चा उस चीज के लिए सक्षम ना हो, उस चीज को समझ ना सके। आज मैं ईमानदारी से एक बात पूछूं, एंकर से सवाल नहीं पूछना चाहिए, चलो हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहन जी बैठी हैं यहाँ, इस सरकार के जितने पोर्टल है ना, आधे पोर्टल बहन जी नहीं बता सकती। आम आदमी को अब तो कसम से एक पोर्टल इसलिए बनाना पड़ेगा कि टोटल पोर्टल कितने हैं, कि एक ही समस्या को है सीएम विंडो पे लगाओ, नगर दर्शन पे लगाओ, आरटीआई पे लगाओ, ग्राम दर्शन पे लगाओ। मंदिर जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगी, क्योंकि आप दो लोग मुकाबले में अकेली सीमा जी के। मैं अभी सीमा जी का वर्जन लूंगी इस पर। मुकाबला देखो, वो भी विधायक है, मेरी तैयारी रही है लोकसभा की, मैं लोकसभा का नेता हूँ, पार्टी का पलड़ा भारी, मैं लोकसभा का नेता हूँ। ज्यादा फरीदाबाद को मैं जानता हूँ, कोने कोने को। भाई साहब तो अपनी विधानसभा के बारे में ज्यादा जानते हैं, बड़े भाई हैं, वो भी अपनी विधानसभा में हाल फिलहाल एमएलए काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे वैसे आपको मुझे कृष्णपाल साहब जी के सामने बिठाना चाहिए था, आपने स्टूल ही चेंज कर दिया। आपको क्यों लगता है कि आपके खिलाफ इस वक्त आपके हलके में, आपके विधानसभा क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज क्यों नहीं होगी? मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि सरकार कोई सी भी आए, किसी भी चुनाव चिन्ह की आए, वो हरियाणा की सरकार होती है और हरियाणा की सरकार का दायित्व है कि हरियाणा की जनता को अधिकतम सहूलियत, सुरक्षा, संपन्नता की ओर लेकर के जाए। एंटी इनकम्पेंसी भी हमारी पोर्टल के साथ ही जाकर के जुड़ती है कि जो नहीं होगी। मैं आपको बताती हूँ, मैं 2005 से लेकर 10 तक पार्षद भी रही हूँ। उस टाइम बीजेपी की सरकार नहीं थी। एक पेंशन का विषय उठता है और वो जो पेंशन हाथों से दी जाती थी, व्यक्तियों की लाइन लंबी लंबी लगती थी। जून के महीने में भी वहां पे कोई कच्ची लस्सी का ड्रम नहीं रखा जाता था किसी की भी तरफ से, ना समाज सेवियों की तरफ से और ना सरकार प्रशासन की तरफ से, कि वहां पे जो बुजुर्ग आया वो गिर ना जाए गर्मी में। लेकिन आज कष्ट क्यों है पोर्टल से पेंशन आने में? इसलिए है कि देने वाले हाथ तो वही है,
सरकार का नजरिया बदला, अधिकारी वही हैं और लेने वाले हाथ भी वही हैं जिनको चाहिए, पर वो जो बीच के नोट खिसक जाते थे ना, वो पोर्टल से खिसकने बंद हो गए। वो जो बीच का वो महकमा था ना, वो बंद हो गया। आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय मोदी जी ने बहुत सारी लोगों की दुकानें बंद कर दी। तो आपको लगता है ट्रांसपेरेंसी आई है आपके राज में? मैं आपको नहीं ये बोलती लगता हूँ ट्रांसपेरेंसी आई है, ये जनता कहती है कि सीमा जी हमारे घर पे मैडम हमसे ट्रांसपेरेंसी पहुंची पे है। तो 1 मिनट में नीरज जी, जरूर एक- लूंगा। ये बड़ा फेवरेट बात बोली है बहन जी ने। फरीदाबाद जितनी ट्रांसपेरेंसी तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, चाहे बहन जी की विधानसभा हो जो पिछली वाली योजना की थी, क्योंकि इसमें तो नीरज शर्मा आ गया है, अब तो वो कारनामे नहीं होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, 2020-21 की सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, जिस रिपोर्ट को हमारी आदरणीय बहन जी ने हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में यस किया है। हो सकता है पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, ये मैं नहीं कह सकता हूं, पर इन्होंने हाँ जरूर किया है। 180.63 करोड़ रुपए सीएजी ने, जो कि भारत सरकार का महकमा है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, और हरियाणा की विधानसभा जहां भाजपा की सरकार है, और हमारी बहन जी 2 बार भाजपा की विधायक हैं, उन्होंने उस रिपोर्ट पे मोहर लगाई है, ठप्पा लगाया है कि फरीदाबाद नगर निगम के अंदर 180 करोड़ 63 लाख रुपए बिना काम के पेमेंट के भुगतान हो गए। ये ट्रांसपेरेंसी है, ये डिजिटल इंडिया है, ये पोर्टल की सरकार है, ये ई टेंडरिंग है, और ये भाजपा की हमारे शहर को देन है, जिसकी वजह से आज बहन बेटियां मुख्यमंत्री जी ठीक को है। चिट्ठियां लिख लिख के ठीक है, परेशान है नीरज जी, एक मिनट। कि हमारी बारातें कैसे आएंगी नीरज जी, और एक मिनट। सीवरेज से मुक्ति नहीं मिल पा रही। नीरज जी 1 मिनट, वरना आपके ही साथी को शिकायत हो जाएगी, बात दे- नहीं कर पा रहे हम। जी मंदिर जी। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आपको फरीदाबाद का हाल गिनवाऊंगा, जो आज कृष्णपाल जी भी बड़ी बड़ी फेंक के चले गए हैं सड़कों के लिए। आज सड़कों पे इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, और करीब 7-8 साल से, कहने को तो ये हाईवे बना रहे हैं, तभी से बना रहे हैं, रोड बन रहे हैं, काम चल रहे हैं, लेकिन आज उन गड्ढों की वजह से आदमी तो आदमी क्या, पशुओं के भी एक्सीडेंट हो के रोडों पे मर रहे हैं। और जिसको स्मार्ट सिटी बता रहे हैं, गंदगी के इतने कूड़ों के ढेर, करोड़ हजारों करोड़ों की तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे आज हमारा फरीदाबाद बिल्कुल अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारियों से। और जिसको ये स्मार्ट सिटी बता रहे हैं, उसी में ही गाय, आज वो पॉलीथीन खा के हजारों गाय ऐसी जगह इन्होंने बूचड़ खाने खोल रखे हैं आबादी में, जिनमें हजारों गाय जो पॉलीथीन खा के वहीं मर रही हैं, वहीं सड़ रही हैं, और बदबू फैल रही है सब जगह। इनके मैनिफेस्टो में मैडम 4 मुद्दे थे, पहले में भी और दूसरे में भी, कि हम फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पे फरीदाबाद के अंदर सिवा बीमारी के और कुछ भी नहीं आया है। चाहे वो रिबन काटे गए, नहीं काटे गए, काम कहीं कोई नहीं हो पाए हैं। समझ रहे हो ना? इन्होंने कहा बस, हमने कहा था एक बार, बस ये जो मेट्रो है ये हुड्डा साहब की देन थी, हुड्डा साहब के समय पे इसकी प्लानिंग हुई थी, तैयार इनके सामने पे होगी। उसी बात के ऊपर रिबन काटना बोल देते हैं। बाकी और काम ऐसे हुए कौन से जो रिबन काट के और बना के खुश हो रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फरीदाबाद का नहीं, पूरे देश का हाल सिर्फ झूठ के बलबूते पे इन्होंने सरकार बनाई है। आपको भी पता होगा, अभी ताजा अभी पहले मेरी मैडम बात पूरी हो जाती है, आपने बात प्लीज। अपनी पूरी कर ली, तो उनसे बात पूछ मैम तो लेते पूरी हैं। पूरी तो होने दिया करो, फिर मैं काउंटर तो करने अपनी दें। बात नहीं कह पाऊंगा, फिर मैं वही कह रही हूँ, आप दो एक लोग बार हैं, एक बार अपना पाँच अपनी एक बार अपनी 5 पार्टी मिनट का मुझे पक्ष दे दो, रखते फिर हैं। इनको 10 मिनट दे देना। नहीं, इतना टाइम भी नहीं है सर। हो गई आपकी तो बात एक बार पूरी? सुन तो लो मैम बात। बताइए, आप अपनी बात पूरी कर। जैसे अभी कर्नाटक का ताजा देख लो, जितने इन्होंने पिछली बार विधायक तोड़े थे, जिनके बलबूते पे तोड़ ताड़ के सरकार बनाई थी, अधिकतर अध्यांश हारे हैं। वही वहां भी होने वाला है, एमपी में भी 20 तोड़े थे, अब देखना कितने हारेंगे उनमें से। पहले 13-14 जो तोड़े थे, 8 से ज्यादा हार ठीक चुके है, हैं। फरीदाबाद- लेकिन मैम आते आते हरियाणा की तरफ ही आ रहा हूं मैं, जो आज विकास के नाम पे कह रहे 7 साल से सिर्फ फरीदाबाद को गड्ढे में लाया गया। जो हुड्डा साहब के समय पे हुआ था ना, फरीदाबाद चमकता था मैडम। आज भी मैडम बैठी है, ये एनआईटी क्षेत्र वहां से बड़कल क्षेत्र से हैं, तो मेरे से मैं मिला था, बड़कल क्षेत्र में गया था लोगों से, तो वो मेरे से कहते आज की पंजाबी लोग हैं जो इनसे बिलोंग करते मैम से, तो कहते आज हमारे इतने दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारा सीएम भी पंजाबी, हमारा एमएलए भी पंजाबी, और फिर भी हमारे इतनी गंदगी, हमारे बच्चों की पार्कों में इतना कूड़ा भरा पड़ा है। सीमा जी के भी कॉन्फिडेंस की कोई तो वजह होगी ना सीमा जी, मैं बताइए। बताती हूँ। ये लोग गलत नहीं कहते कि जाति पाति की राजनीति कौन लोग करते हैं, आपके माइक सही हो रही है।
ठीक, मेरे को मैं बताना उन नहीं है लोगों की बात कर रहा हूं कि जो लोगों की देख भावना रही- थी। मैं जाति बिरादरी की नहीं कह रहा। जनता देख रही है कि कौन जाति बिरादरी पे तो करते कौन आए से हैं। राजनीतिक दल के लोग किस प्रकार से अपनी बात रखते हैं, आप देखिए। दूसरी बात, मैं नीरज भाई की बात से सहमत होती हूँ कि नीरज भाई अभी बोल रहे हैं कि सीएजी में आया 180 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कोई बात नहीं है। आदमी काम करेगा, गलती भी होगी, ठीक है। ये वो सरकार है, अगर उसके पास साबित हो गया तो उसने माना कि हाँ ये हुआ। ये वो सरकार है मनोहर जी के नेतृत्व की, जिसने जनप्रतिनिधि से लेके अधिकारी, चाहे वो आईएएस लेवल के हों, गले तक हाथ पहुंचाया अगर सबूत उसके खिलाफ मिले। ये वो सरकार नहीं है कि अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके जमीनें बेच खाई हो। ये वो सरकार नहीं है जो किसी की विशेष बेटी और उनके दामाद के लिए काम करती हो। ये वो सरकार है जो सभी बेटियों को, सभी दामादों को और सभी बेटों और बहुओं को लेकर के क्या एक चलती मिनट, है। मेरा एक सवाल है मंदिर जी, मेरा एक सवाल है। सरकार ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा है। एक मिनट, मैं खुल के मंदिर जी, बताऊंगा, मेरा भी देखो एक मैं सवाल मोदी है। मंदिर जी, मेरा भी एक सवाल है सीमा जी से। तो क्या ये वो सरकार है कि जो कोई इससे सवाल करता है सरकार से तो वो दूसरी पार्टी का आदमी हो जाता है, वो चाहे अवाम के, जनता के बीच का शख्स हो? एक बहुत अच्छी बात बोली थी अभी इन्होंने कि वो 20 विधायक या सांसद या जो भी जनप्रतिनिधि तोड़ के ले गए। बड़ी सही बात हो सकती है यार, ये तो जानो कि तुम्हारे लोग टूट के आते क्यों हैं, हमारे क्यों नहीं तोड़ के ले जाता कोई आदमी? तोड़ना भी और टूटना भी दोनों ही गलत है। नहीं, दोनों गलत है, पर मेरा सवाल ये है कि एक तरफ से तो सिर्फ टूटते हैं और दूसरे का कोई टूटता नहीं है, क्यों नहीं टूटता? एमएलए को नहीं छुपाते हमारे लोग कभी भी। इन्होंने जो सरकार दो एक तोड़िए, देश देख रहा है जो आज राहुल के साथ हुआ, जो मीडिया के साथ, जजों के साथ तक भी जो हो रहा है आज आप सबको पता है कि कितनी दादागिरी से ये सच है मंदिर जी, नीरज जी, सीमा जी की हर कोई सिलेक्टिव अप्रोच से सियासत में आगे बढ़ता है। मोहब्बत और जंग में सब जायज वाली तर्ज पे बस हर किसी को हुकूमत चाहिए होती है। तो अब आने वाले चुनाव के लिए मैं वो सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, मंदिर जी, एक सवाल वक्त की पाबंदी, सिर्फ एक सवाल है मेरा, वक्त की पाबंदी, सवालों का सिलसिला सिर्फ एक खत्म सवाल नहीं है, हो सकता। लास्ट सवाल है सिर्फ मैडम से। इनके मैनिफेस्टो में 4 मुद्दे थे। एक तो बड़ी किसी यूनिट को लाना, जबकि और भी आएंगे यहाँ बीजेपी के लीडर, उनसे भी सवाल किए जाएंगे। अभी मुझे इस शो को यहीं एंड करना होगा। खबरें अभी तक की टीम की तरफ से आप तमाम सियासी जमातों को, तमाम पार्टियों को हम शुभकामनाएं पेश करते हैं और इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ आपको आगे बढ़ते हैं कि इनरा सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, नीरज जी, मंदिर जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे गुजारिश है कि आप यहीं स्टेज पर बने रहें। के लिए जोरदार तालियां यहाँ पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपने देखा। और यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी इस समय सीमा त्रिखा जी, आप मंच पर ही मौजूद रहिए और इसी के साथ नीरज शर्मा जी आप भी मंच पर ही मौजूद रहिए और मंदिर जी आप भी यहाँ पर मंच में रहिए, क्योंकि देखिए एक सार्थक चर्चा चली तो आप लोगों को यहाँ पर एक सम्मान के तौर पर इस पल को यादगार बनाने के लिए एक स्मृति चिन्ह यहाँ पर खबरें अभी तक की ओर से, तो खबरें अभी तक के मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी को मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और वो इस पल को और ज्यादा यादगार बनाए, क्योंकि एक सार्थक चर्चा हमने देखी जहाँ पर मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और जहाँ पर हमने ये जाना कि हरियाणा में अगर विकास हो रहा है उसको सरकार किस तरीके से बयां कर रही है, क्योंकि 2024 नजदीक है और इसी के साथ विपक्ष उसे किस चश्मे के साथ देखता है, विपक्ष का नजरिया क्या है उस विकास को देखने का। 2024 में ये आप सभी जानते हैं कि जनता के हाथ में फैसला होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले लोकसभा चुनाव भी हैं और उससे पहले आपने देखा चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो अभी से शुरू हो चुके हैं और इन चुनावी सरगर्मियों के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन सच्चाई क्या है, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम है कि उसे उजागर करे और इसी का काम खबरें अभी तक यहां फरीदाबाद में कर रहा है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए।